रोशनी की जेठानी ने रोशनी से कहा कि वह स्नेहा को मेरे साथ शहर भेज दे, शहर में पढ़ लिख कर कुछ तरक्की होगी। यहाँ गांव में मेरे जीजाजी खेतों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, उन्हें 12वीं तक कैसे पढ़ाएंगे। वह अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैं उसे 12वीं कक्षा के बाद शहर के कॉलेज में दाखिला दिला दूंगी और मैं स्नेहा को अपने ही घर में रखूंगी। उसके बड़े पापा और बड़ी माँ कब काम पर आएंगे? रोशनी बोली, लेकिन दीदी मैं अपनी एक लड़की को अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे जीजू को छोड़कर स्नेहा के लिए जी रही हूँ। उनकी जेठानी ने कहा कि हम कोई और नहीं, आपके हैं। इस गांव में आप रोशनी स्नेहा को क्या दे सकते हैं? शहर जाकर उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। स्नेहा जो चाहे पढ़ सकती है और मेरे लिए मेरी बेटी कृतिका और स्नेहा में कोई अंतर नहीं है। अब आप खुद सोचिए। हम लोग कल यहाँ से जाने वाले हैं, रोशनी की जेठानी कविता ने उसे बहुत प्यार से कहा। रोशनी अब सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि स्नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। और फिर उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए दिल पर पत्थर रखकर अपने जेठ और जेठानी के साथ शहर छोड़ दिया। कविता ने उन्हें उसे दिलासा दिया और कहा कि हम हर हफ्ते आपसे फोन पर बात कराएंगे। जाते वक्त स्नेहा भी बहुत उदास थी। वह एक छोटी लड़की थी। पहले पिता चले गए और अब इंसान का साथ भी छूटता जा रहा था। रोशनी का दिल अपनी लड़की स्नेहा पर आ रहा था। कविता रोशनी से कहती है कि वह बिल्कुल भी चिंता न करे। स्नेहा की छुट्टियों के दौरान हम उसे यहाँ ले आएंगे और यहीं रहकर अपना और सासुमां का ख्याल रखना। शहर आने के बाद शुरुआती दिनों में स्नेहा के हर हफ्ते फोन आते थे। वहीं स्नेहा के साथ साथ कविता से भी बात हो जाती थी। कविता ने बताया कि स्नेहा का दाखिला यहाँ एक बहुत अच्छे स्कूल में हुआ है। कृतिका के स्कूल में उसका दाखिला नहीं हुआ। क्योंकि स्नेहा की शिक्षा गांव से हुई है, इसलिए स्नेहा को कृतिका के स्कूल में दाखिला नहीं मिल सका। रोशनी को अब कोई चिंता नहीं थी। उसे लगा कि स्नेहा अपने ही घर में है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। 2 महीने बाद हर हफ्ते कॉल आने लगी। उसका समय अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। महीने में एक बार कॉल आती थी और उसमें भी कविता से बात करनी होती थी। कविता कह रही थी कि वे लोग स्नेहा की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि शहर के लड़कों की तरह स्नेहा की शिक्षा का स्तर भी थोड़ा ऊपर उठाया जा सके। और इसके लिए उसकी ट्यूशन भी शुरू कर दी गई है। रोशनी अब अपने जेठ और जेठानी के एहसानों के तले दबी हुई थी और मेरी सास भी पूरे गांव में मेरे जेठ और जेठानी की तारीफ करती नहीं थकती थी। वक्त निकलता गया। अब स्नेहा को गुजरे हुए 1 साल हो गया था और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। रोशनी स्नेहा के घर आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक कविता का फोन आया कि हम घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं। और क्योंकि स्नेहा ने कभी कोई हिल स्टेशन नहीं देखा, इसलिए हम उसे भी अपने साथ ले जा रहे हैं। और इस वजह से हम इस गर्मी की छुट्टियों में गांव नहीं आ पाएंगे। अब जैसे जैसे मौसम बदलता है, दिवाली की छुट्टियां भी आती जाती रहती हैं। लेकिन स्नेहा नहीं आई, क्योंकि इस छुट्टी में कविता का पथरी का ऑपरेशन होना था। रोशनी बहुत चिंतित हो जाती है और स्नेहा को गर्मी की छुट्टियों में आने के लिए कहती है। इसी तरह सारे साल बीत जाते हैं और स्नेहा को देखे 4 साल हो गए। कविता ने बताया कि स्नेहा 12वीं कक्षा में आ गई है और 12वीं कक्षा के बाद वह कॉलेज जा रही है। इसलिए हो सकता है कि वह इस साल भी ना आए। स्नेहा भी फोन पर हाँ या ना में जवाब देकर फोन रख देती थी। कविता रोशनी से बात करती थी। इधर मेरी सास मुझे मेरे जेठ के बारे में बताती रहती थी कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारी लड़की के लिए कितना कुछ कर रही है। लेकिन अब रोशनी का मन स्नेहा से मिलने के लिए मचल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन रोशनी के मन को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने पड़ोसी से कहा कि तुम 2 दिन तक मेरी सास का ख्याल रखना।
मैं अपनी बेटी से मिलने शहर जा रही हूँ। पड़ोसी सहमत हो गई। सासू मां से कहकर रोशनी शहर जाने वाली बस में बैठ गई और शहर पहुंच गई। उसके पास जेठ के घर का पता था, लेकिन क्योंकि वह पहली बार शहर में थी, इसलिए उसे घर ढूंढने में थोड़ा समय लगा। लेकिन आखिरकार वह पहुंच ही गई। जब वह घर के गेट पर पहुंची तो लगभग सुबह के 8 बज रहे थे और जब बंगले का मुख्य दरवाजा खोला तो अंदर एक दुबली पतली और मुरझाई हुई लड़की झाड़ू लगा रही थी। रोशनी ने उससे कहा कि कविता भाभी को बता दो कि रोशनी मिलने आई है। झाड़ू लगाने के कारण लड़की का सिर झुका हुआ था, लेकिन बात सुनकर उसने तुरंत सिर उठा लिया और रोशनी की ओर देखा। रोशनी ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे बड़ा झटका लगा। वह दुबली पतली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी स्नेहा थी। अपनी मां को देखकर स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोशनी को एक ही पल में सब कुछ समझ आ गया और झाड़ू को पटककर स्नेहा का हाथ पकड़कर घर में घुस गई और आवाज लगाई, कहाँ हो बहन? कविता ने जवाब दिया, अरे रोशनी, तुम यहाँ कैसे? रोशनी को सामने देखकर कविता डर गई और बहाना बनाते हुए बोली कि रोशनी की कामवाली आज नहीं आई है। इसलिए स्नेहा ने झाड़ू लगाने की बहुत जिद की। मैंने मना किया, फिर भी मेरी बात मानी नहीं। जाओ स्नेहा बेटा, हाथ धो लो और नाश्ता कर लो। स्नेहा हाथ धोकर एक घिसी हुई स्टील की प्लेट लेकर अपने बड़े मम्मो के पास पहुंची। कविता शरारती अंदाज में बोली, अरे बेटा, किचन से एक अच्छी सी प्लेट ले लो। रोशनी सब कुछ देख रही थी। जब वह हाथ धोकर आई तो कविता ने अपना चाय नाश्ता भी मेज पर रख दिया था। फिर स्नेहा ने प्लेट में नाश्ता लिया और जमीन पर बैठकर खाना खाने लगी। कविता बोली, अरे स्नेहा, टेबल पर बैठो और खाना खाओ। स्नेहा ने कहा, नहीं बड़ी माँ, मैं हमेशा नीचे फर्श पर रहती हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, कविता ने सैंडविच उसके मुंह में डाल दिया और कहा कि खाते खाते बातें न करें, और उसे डाइनिंग टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठाया और रोशनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों बाद भी वह भूल जाती है कि वह गांव में नहीं शहर में रहती है। देखने पर जमीन पर बैठ जाती है। रोशनी, तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। रोशनी सोच रही थी कि जो मैंने घर के बाहर देखा वह सच है या जो मैं अभी देख रही हूँ वह सच है। स्नेहा शायद बड़ी माँ की मदद कर रही होगी क्योंकि काम करने वाली महिला नहीं आई थी। यह सोचकर अपने मन को समझा लिया। इतनी देर में कृतिका ऊपर से नीचे आई और रोशनी सीढ़ियों के पीछे बैठी थी, इसलिए कृतिका दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन स्नेहा के डाइनिंग टेबल पर बैठते ही दिख गया और उसे देखकर कृतिका जोर से चिल्लाई, अरे स्नेहा, तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? और स्नेहा के हाथ से प्लेट लेकर नीचे जमीन पर फेंक दी। और माँ ने कहा कि तुमने इस नौकर को नई प्लेट में नाश्ता क्यों दिया? और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, बाहर जाकर मेरे जूतों की पॉलिश कर दो। और कृतिका ने स्नेहा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। इतने में रोशनी ने कृतिका का हाथ पकड़ लिया और कृतिका को उछाल दिया। अचानक अपनी मौसी को देखकर कृतिका के होश उड़ गए और गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। रोशनी को गुस्सा आ गया और उसने कविता से कहा कि भाभी, आप मेरी लड़की का ख्याल रख रही हो। मैंने अपनी बेटी को घर में नौकरानी के तौर पर रखा है और वे उसे पढ़ने के लिए तो भेजते नहीं। तब स्नेहा ने कहा कि माँ, मैंने देखा ही नहीं कि स्कूल कैसा है। रोशनी ने कहा, स्नेहा, तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ेगा। हम गांव जा रहे हैं। फिर कविता ने कहा कि रुक जाओ रोशनी, मैं सच में स्नेहा को पढ़ाऊंगी। क्योंकि स्नेहा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। इससे पहले कि कविता कुछ और कहती, रोशनी बोली, बस बस दीदी, बस अब और झूठ मत बोलो। हमारे गांव की सबसे होशियार लड़की स्नेहा थी। आपने उसे नौकर बना लिया। गलती भी आपके द्वारा की गई गलती के लिए एक छोटा शब्द है। तुमने पाप किया है और मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है। आपने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया है। इस पाप के भागी आप भी हैं
और मैं भी अपने रिश्तेदार की बेटी को नौकरानी के रूप में रखने पर आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा करने से पहले आपका दिल नहीं दुखा? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? और कृतिका, तुमने तुम्हारे रिश्ते के चाचा की लड़की के साथ नौकर की तरह व्यवहार किया है। इन सभी गलतियों के लिए कोई बहाना नहीं है। तुम लोगों ने रिश्ते के नाम पर धोखा दिया है। आप लोगों को यहाँ कोई नौकर नहीं मिला तो आप मेरी लड़की को नौकरानी बनाकर ले आए। अगर तुम्हारी आत्मा जाग जाए तो सोचना कि तुमने इस मासूम बच्ची के साथ क्या किया। भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है। कभी तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना शोर सुनकर रोशनी का जेठ यानी कविता का पति नीचे आ गया और हाथ जोड़कर रोशनी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोशनी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा कि बड़े भाई, मुझे आप पर बहुत भरोसा था, लेकिन तुमने मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। सभी गलतियां माफ करने योग्य नहीं हैं। तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर रोशनी स्नेहा के साथ वहां से चली गई। मित्रों, रोशनी के जेठ और जेठानी कविता जैसे कई किरदार हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, जिनकी नजर में लोगों को धोखा देना, उनके साथ अन्याय करना या दुर्व्यवहार करना यह बहुत साधारण सी बात है। ऐसे लोग खून के रिश्तों की भी कद्र नहीं करते और स्वार्थ ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। समय के साथ वह अपना काम कराने के लिए हर किसी को बेच सकता है, चाहे वह उसके माता पिता हो या बच्चे। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये लोग घर में सांप की तरह डसने का मौका नहीं छोड़ते। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कलयुग में आपको अपने लड़कों के लिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको धोखा दे सकता है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। कभी भी अपने बच्चों को उनकी बातों में आकर उनके साथ न भेजें। धन्यवाद।